क्या आपको मालूम है कि गुजरात में अस्थायी आपातकाल चल रहा है, यानी परमानेंट इमरजेंसी? जी हाँ, और ये बात मेरी नहीं है, खुद गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि गुजरात की पुलिस और वहां की सरकार ने पिछले कई साल से इमरजेंसी के हालात बना रखे हैं, इमरजेंसी के कानून लगा रखे हैं। अहमदाबाद पुलिस को हाईकोर्ट ने बुरी तरह लताड़ा है और पूछा है कि इमरजेंसी सिचुएशन के कानून को आपने परमानेंट कैसे लागू कर दिया है। 1975 वाली इमरजेंसी के नाम पर दिन रात रोने धोने वाले लोग कैसे गुजरात में परमानेंट इमरजेंसी लगाकर बैठे हुए हैं, आप भी टकटकी लगाकर देख लीजिए। यकीन नहीं होगा कि ये सब 21वीं सदी में अमृतकाल के भीतर हो रहा है, जब सोशल मीडिया का ज़माना है। गुजरात पुलिस का ये खेल सच में एकदम विश्वगुरु टाइप का है। ये पूरी रिपोर्ट देखने समझने के बाद आपको मेरी वही बात याद आएगी कि हमारे विश्वगुरु बार बार इमरजेंसी को याद क्यों दिलाते हैं। वो इसलिए ताकि आपके मन में ये रहे कि अभी इमरजेंसी नहीं न लगाया हूँ जी, ऐलान तो नहीं न किया हूँ, उससे कम न चल रहा है। मगर बिना ऐलान किए किस तरह राज्यों को पुलिस स्टेट में तब्दील किया जा रहा है, नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, उसका एक नमूना गुजरात मॉडल में देख लीजिए। वैसे मॉडल तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी देखने लायक बन गया है। एसआईआर मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने केरल को लेकर कुछ ऐसा किया है जो अपने आप में ढेर सारे सवाल खड़े करता है। यदि कोई आपसे कहे कि आप एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, एक ही पल में फुटबॉल भी खेलिए और पढ़ाई भी करिए, तो क्या आप कर पाएंगे? जवाब है कि नहीं, प्रेशर बहुत हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे देश का केंचुआ और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आप करें। वो भी तब चाहता है जब ऐसी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। कायदे से निहार लीजिए, देख लीजिए, 35 दिन में 12 राज्य, 30 बीएलओ की मौत। पिछले दिनों मैंने आपको कहा था कि गोगोई, चंद्रचूड़ और गवई तो सिर्फ ट्रेलर दिखाकर गए, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। तो पिक्चर का एक सीन आज भी देख लीजिए और अपना सिर पीट लीजिए। भोजपुरी में कपार पीटना है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी भी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुजरात मॉडल की पुलिस ने कैसे परमानेंट इमरजेंसी लगाया है उसे देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाला मामला देखेंगे। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को भरी अदालत में प्याज की तरह छील दिया, यानी निर्वस्त्र कर दिया, और दुनिया के सामने एक उदाहरण निकालकर आया कि कैसे पुलिस की वर्दी में सत्ताधारियों के इशारे पर परमानेंट इमरजेंसी लगाई जाती है। जनता को यानी आपको गुलामी की तरफ ढकेला जाता है। दरअसल हमारे देश में कानून की एक धारा है 144, आप सभी जानते होंगे। यह धारा तभी लागू होती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, हिंसा या दंगा भड़कने की आशंका हो, यानी एक प्रिकॉशन के तौर पर असाधारण स्थिति में इसे लागू किया जाता है। कुल मिलाकर ये एक आपातकालीन कानून है जिसे जिला मजिस्ट्रेट, SP या पुलिस कमिश्नर किसी तात्कालिक खतरे या तनाव की स्थिति में लागू करते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी तरह की मीटिंग, रैली या जुलूस नहीं किया जा सकता। हथियार ले जाना, भड़काऊ भाषण देना, भीड़ जुटाना सब मना होता है और उसका उल्लंघन करने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। आमतौर पर यह 2 महीने तक लागू हो सकती है, जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मैं कोई कानूनी जानकार नहीं हूं, सामान्य चीजें जो मुझे मालूम थी मैंने बता दिया। मगर समझने वाली बात यह है कि जिनको जानकारी है, जिनका काम है कानून को लागू करना, वो इसे किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या गुजरात में पिछले कई साल से आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, वो भी अमृतकाल में? और यदि नहीं तो चुपके से धारा 144 पिछले कई साल से कुछ क्षेत्रों में क्यों लागू है, जिसे अब गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द किया है और साफ साफ कहा है कि गुजरात पुलिस को आपातकालीन कानून को अस्थायी नियम के रूप में मानने का कोई अधिकार नहीं है। यानी जिस कानून को इमरजेंसी सिचुएशन में लागू करना चाहिए, गुजरात पुलिस ने उस कानून को परमानेंट नियम बना दिया और अब हाईकोर्ट को 2019 की अधिसूचना को रद्द करना पड़ा है। गुजरात के इन मामलों पर बार बार कहा जाता है कि राज्य में जो असंतोष है, लोगों की जो नाराजगी है, जनता जो भड़की हुई है, गुस्से में है, वो फूट न पड़े, लोग सत्ता के खिलाफ सड़क पर न उतर जाएं। इससे बचने के लिए धारा 144 का दुरुपयोग वहां की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई इमरजेंसी तो गुजरात में चल नहीं रही है, तो फिर अंतहीन प्रतिबंध क्यों लगाया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जिन याचिकाकर्ताओं पर अपराध दर्ज किया गया था, उन्होंने अदालत को बताया कि साल 2016 से 2019 तक अहमदाबाद पुलिस व्यवहारिक रूप से धारा 144 के अधीन थी। एक के बाद
बाद एक निषेधाज्ञा जारी करती रही, वो भी बिना किसी अंतराल के। यानी प्रिकॉशन के तौर पर बनाए गए कानून को एक दमनकारी कानून में बदल दिया गया और सार्वजनिक सभा पर परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस पुलिस का काम है कानून को लागू करना, वही पुलिस कानून को नागरिक प्रताड़ना का हथियार बनाकर बैठी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अहमदाबाद पुलिस ने इन प्रतिबंधों को लागू करने का कोई कारण भी दर्ज नहीं किया। यानी धारा 144 एक के बाद एक लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है, किसी को पता नहीं। एक के बाद एक आदेश जारी होते रहे, मुहर लगती रहे, ठप्पा लगता रहा और गुजरात मॉडल चलता रहा। और इससे भी बुरी बात यह है कि वहां की जनता को इन प्रतिबंधों के बारे में मालूम ही नहीं था। ये अधिसूचनाएं सरकारी राजपत्र में डाल दी गई, यानी ऐसी जगह डाल दी गई जहां आम नागरिक कभी नजर ही नहीं दौड़ाता। साथ ही साथ किसी भी सार्वजनिक माध्यम से इसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी नहीं किया गया। इस चूहे बिल्ली के खेल को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि जब मौलिक अधिकार दांव पर हों तो आधुनिक सरकारें कागजी कार्रवाई के पीछे छिप नहीं सकती और पुलिस हर चीज को कानून व्यवस्था की समस्या कहना बंद करे। यानी हाईकोर्ट का यह मानना है कि गुजरात पुलिस जवाबदेही से बचने के लिए कानूनी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही थी। न्यायालय ने यहां तक कहा कि गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत भी इसी तरह के अध्यादेश जारी कर रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह समस्या अलग थलग नहीं है, बल्कि राज्य में व्यापक पुलिस संस्कृति का हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, यह समस्या अलग थलग नहीं है, यह व्यापक संस्कृति का, पुलिस की संस्कृति का हिस्सा है। यानी ऐसा नहीं है कि यह छिटपुट कहानी है। राज्य की पुलिस इमरजेंसी कानूनों को लोगों की आवाज दबाने और जन अधिकारों को लूटने के रूप में बड़े स्तर पर प्रयोग कर रही है। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। जाहिर सी बात है, यदि हिस्सा न होता तो चोरी छिपे लगातार धारा 144 लागू करने का मतलब क्या है। जरा सोचिए, आपातकालीन शक्तियों को गुजरात की पुलिस ने सामान्य बना दिया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए, जनता के आक्रोश को डराकर छिपाने के लिए और संवैधानिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए गुजरात मॉडल में कैसे परमानेंट इमरजेंसी लागू हो गई, आप भी कायदे से देख लीजिए। दरअसल कुछ लोग साल 2019 में नागरिकता कानून के शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन पर मुकदमा ठोक दिया और कह दिया कि धारा 144 लगी हुई थी। जब यह केस हाईकोर्ट पहुंचा तो पता चला कि साल 2016 से लेकर 2019 तक अहमदाबाद में लगातार धारा 144 लागू थी। एक आदेश खत्म होने से पहले पुलिस नया आदेश जारी कर देती थी, जबकि वहां पर किसी भी अस्थिर स्थितियां या खतरे का कोई सबूत नहीं था। जनता को भी जानकारी नहीं थी, यानी लोगों को पता ही नहीं कि धारा 144 लगी है। और यदि कोई विरोध प्रदर्शन कर दे, कोई जुलूस निकाल दे तो उन पर मुकदमा हो जाएगा। अब सवाल यह कि क्या इसे छुपाने का कारण यह था कि जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि अगर घोषित तौर पर 144 लागू होगा तो वो भी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, रैली नहीं कर पाएंगे। तो क्या छिपाकर लागू करने का यही कारण था कि सत्ता पक्ष के लोग यानी अपने लोग जो हैं वो जो चाहे कर लें, लेकिन जो आवाजें विरोध में उठें उनको लपेट दिया जाए, पहले से उन्हें मालूम ना हो कि धारा 144 लागू है और जैसे ही वो विरोध प्रदर्शन करने उतरे उन पर मुकदमा ठोक दो। और यदि ऐसा नहीं है तो पुलिस को कम से कम लगातार 2016 से 2019 तक धारा 144 लागू करने का कारण तो बताना चाहिए था। और लोगों को क्यों नहीं बताया, छिपा कर क्यों लगाया? क्या गुजरात में गृह युद्ध चल रहा था? क्या 2016 से लेकर 2019 तक लगातार दंगों की स्थिति गुजरात में है? आखिर अहमदाबाद पुलिस को चोरी छिपे परमानेंट इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, यहां की फिल्म देखिए। मगर सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो किया है ये देखने से पहले आपको दैनिक भास्कर की इस खबर को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये खबर देखेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट वाला मामला ज्यादा समझ में आएगा। भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि 35 दिन के भीतर 12 राज्य में 30 बीएलओ की मौत हुई है और मुआवजा मिला कितना जानते हैं? 0। 800 फार्म का टारगेट दिया गया है। इस मामले में अब तक 10 बीएलओ ने स्वतः अपना जीवन समाप्त किया है और इनके परिवार वालों का कहना है कि चुनाव आयोग डांस देख रहा है। दैनिक भास्कर ने 35 साल की बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आरती यादव का बयान छापा है, जिसमें वो कहती हैं कि उस दिन मुझे लगा कि मैं जिंदा लौट नहीं पाऊंगी। रायबरेली के पालीपुर गांव में फॉर्म भरवाने गई थी। गांव के प्रधान दीपक यादव और उनके पिता कृष्णा यादव आए, फॉर्म छीन लिए, बोले कि तुम लोग गांव वालों का वोट काट रहे हो। प्रधान ने फॉर्म फाड़ दिया, गालियां दी और मुझे मारने के लिए दौड़े। गांव वालों ने मुझे बचाया। इससे प्रधान और भड़क गया, घर से बंदूक लाया और मेरे ऊपर तान दी। मैं डर से कांप रही थी, लोगों की मदद से जान बचाकर निकल पाई। लगातार फील्ड वर्क, देर रात तक डेटा अपलोड करना और इन सब के प्रेशर की वजह से देश भर में 8 दिसंबर तक 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है और इसमें 10 ने स्वतः अपना जीवन समाप्त किया है। समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं। यहाँ 9 बीएलओ की मौत हुई है।
यूपी में 7, गुजरात में 6, बंगाल में 4, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु केरल में 1-1 मौत हुई है। और ज्यादातर मौतों में वजह या तो खुद से अपनी जान लेना, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक बताया गया है। साथ ही साथ आरती यादव ने सिक्योरिटी का मसला भी उजागर कर दिया। यानी कुल मिलाकर ज्यादातर बीएलओ जो काम कर रहे हैं, जिंदा हैं वो, और जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिवार वाले एक ही बात दोहरा रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है। इतना दबाव है कि मौत को गले लगाना इन्हें आसान लग रहा है, प्रेशर झेलना नहीं। हालांकि जिंदगी से ज्यादा कोई प्रेशर हो नहीं सकता कि जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाए, मगर यहां हो रहा है, तभी तो लोग स्वतः जीवन समाप्त कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन राज्यों में बीएलओ को यानी मशीनरी को एसआईआर का काम करना है, तब इतना प्रेशर है। लेकिन केरल में मसला क्या है? वहां की कहानी यह है कि स्थानीय चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव 9 तथा 11 दिसंबर को होंगे, 2 चरण में, और इसका चुनाव परिणाम आएगा 13 दिसंबर को। और ऐसा तो नहीं है कि 13 दिसंबर को रिजल्ट आते ही राज्य की पूरी मशीनरी एकदम खाली हो जाएगी, तुरंत उसे दूसरे काम में झोंक दिया जाए। आपको भी पता है चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कितना दबाव होता है, कितना वर्क प्रेशर होता है। तो 13 दिसंबर तक ज्यादातर मशीनरी का हिस्सा वहां चुनाव कराने में लगा हुआ है और इसी बीच एसआईआर का कार्यक्रम भी झोंक दिया गया है। बीएलओ को 4 दिसंबर 2025 तक गणना पूरी करनी थी और ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को प्रकाशित करनी थी। अब आप सोचिए कि जहां केवल एसआईआर का काम चल रहा है, वहां के बीएलओ और कर्मचारी कितने प्रेशर में है, स्वतः जीवन समाप्त कर रहे हैं। और केरल में तो चुनाव भी हो रहा है, साथ ही साथ दूसरा काम करना पड़ जाए तो कितना प्रेशर होगा। इसी बात को लेकर केरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। पहले वो हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। और जब केरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 4 दिसंबर वाली तारीख एसआईआर वाली 11 दिसंबर तक कर दी गई। मगर समझने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर तक तारीख बढ़ाने का क्या मतलब है, क्योंकि 13 तक तो केरल में चुनाव परिणाम ही आएंगे, तो फिर इसे बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया। मगर सवाल यह है कि अगर केरल राज्य कम से कम 2 सप्ताह का और समय मांग रहा है, तो इसे देने में चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट का क्या घट जाएगा? कौन सा घी की गगरी ठरक जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि केरल कह रहा है हम एसआईआर नहीं कराएंगे, वो सिर्फ समय ही मांग रहा है ना, और समय मांगने का वाजिब कारण भी दिख रहा है। केरल राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि कम से कम 2 सप्ताह का समय और दे दीजिए साहब। 20 लाख से अधिक लोगों का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। केरल राज्य के बाहर छात्र और कर्मचारी छुट्टी के दौरान औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे, खाली 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दिया है और 18 दिसंबर तक ही केरल को समय दिया गया था। अब आप सोचिए कि केरल में जो चुनाव हो रहे हैं उसका परिणाम 13 दिसंबर को आएगा। इसके बाद केवल 4 दिन का समय केरल राज्य के पास है, वहां की मशीनरी के पास है एसआईआर पूरा करने के लिए, क्योंकि गणना फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इनकार कर दिया, यानी समय देने से इनकार कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हो सकता है केरल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव हों, तो वो भी जान लीजिए केरल में विधानसभा के चुनाव अप्रैल या मई 2026 में होंगे, यानी अभी 4-5 महीने का समय है। अब सवाल यह है कि जब बिहार में 3 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया निपटाई जा सकती है और आनंद फानन में सब कुछ लपेट दिया जा सकता है, तो फिर केरल के मामले में इतनी जल्दबाजी किसे है? आखिर 2 सप्ताह का समय देने से क्या बिगड़ जाएगा, वो भी तब जब एक वाजिब कारण दिख रहा है। सवाल यह है कि चुनाव संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सालों साल का समय चाहिए और एक राज्य को देने के लिए सिर्फ 2 सप्ताह का समय नहीं है। आखिर मसला क्या है? चुनाव आयोग को किस बात की जल्दबाजी है और सुप्रीम कोर्ट उस जल्दबाजी में इस तरह से कदम क्यों मिला रहा है? और फिर क्या चुनाव आयोग को मालूम नहीं है कि केरल में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं? उन्हीं कर्मचारियों को दोनों जिम्मेदारियां उठानी है। जनता और विपक्ष की शिकायतों, उनकी समस्याओं पर सुनवाई करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट को सालों साल का समय चाहिए। तारीख पर तारीख मिलती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। यानी ये लोग जिसको चाहे जितना लंबा समय दे दें, तारीख दे दें, सामने वाले को समय नहीं दिया जाएगा, वो समय मांगता रह जाए। वैसे आपको बता दें कि केरल में हर दांव पेच आजमाने के बाद भी भाजपा की दाल अब तक गल नहीं पाई है। अब हो सकता है एसआईआर के बाद दाल चावल सब गल जाए, क्योंकि बिहार में इस प्रक्रिया ने इतिहास रचा है। ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आया है। पैसे बांटने से लेकर जितने भी धतकर्म हो सकते थे वो सब भाजपाई सिस्टम ने किया और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने करवाया और सुप्रीम कोर्ट इन सब को देखकर डांस करता रहा, मुस्कुराता रहा। वरना स्वतः संज्ञान लेने की ताकत जिसके पास हो वो शिकायत करने पर भी कुछ न कर सके, ये संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर जब एसआईआर के माध्यम से बिहार में असंभव को संभव किया जा सकता है, तो केरल और पश्चिम बंगाल में क्या है? इन दोनों राज्यों को फिल्म बनाने से लेकर प्रोपेगेंडा के हर स्तर पर बदनाम करने का प्रयास हुआ। खुद
केरल के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों किसी कार्यक्रम में कहा था कि संगठित तरीके से केरल को बदनाम किया जा रहा है। केरल फाइल से लेकर बंगाल फाइल्स तक आपको याद ही होगा। बाकी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते जाइए अमृतकाल में कौन कौन से दृश्य देखने को मिलते हैं। गुजरात का परमानेंट आपातकाल हो या SIR के लिए केंचुआ की मनमानी और उसमें सुप्रीम कोर्ट का साथ हो, इन दोनों ही मामलों पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।